डॉक्टर मनोरमा देवी जैसे ही अपने बिस्तर से उठती है तो वो देखती है कि उनके दरवाजे को कोई जोर जोर से पीट रहा है। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया है और घंटी ना बजाते हुए दरवाजा पीटे जा रहा है। बड़बड़ाते हुए मनोरमा देवी ने दरवाजा खोला। देखा तो सामने साधारण से कपड़े पहने एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें देखकर लग रहा था जैसे बहुत रोई हो। मनोरमा देवी ने पूछा, कौन हो तुम और किससे मिलना है? तो वो लड़की घबराते हुए धीरे से बोली कि मुझे सुमित्रा जी से मिलना है। इस पर मनोरमा देवी ने कहा, पर वो तो अब यहाँ नहीं रहते हैं। 30 दिन पहले ही ये घर मुझे बेचकर चले गए हैं। ये सुनकर वो लड़की अवाक रह गई और बोली, चले गए? कहाँ चले गए? वो तो ये घर बेचकर अपने बेटे बहू के पास विदेश चले गए हैं। इतना सुनते ही वो लड़की जोर जोर से रोने लगी और वहीं अपना सर पकड़कर बैठ गई। तो मनोरमा देवी ने उसे उठाया और घर के अंदर लाकर उसे सोफे पर बिठाया। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो सिसकियां भर बस रोए जा रही थी। तो मनोरमा देवी ने उसे पानी पिलाया और उसे चुप करवाते हुए बोली कि देखो, अगर तुम मुझे कुछ बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और किसको ढूंढ रही हो। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम इतना रो क्यों रही हो। तभी उस लड़की ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछे और फिर कहने लगी कि मेरा नाम रवीना है। मैं और मेरी माँ सुमित्रा जी के यहाँ रहती थी। मेरी माँ सुमित्रा जी के घर में पिछले 20 सालों से खाना बनाने और उनके बेटे प्रशांत को संभालने का काम करती थी, क्योंकि प्रशांत के मम्मी पापा दोनों ही नौकरी करते थे। हम माँ बेटी यहाँ ऊपर सर्वेंट रूम में ही रहती थी। वो लोग बहुत अच्छे थे। हमको छत के साथ साथ 2 वक्त का खाना और कुछ रुपए मिल जाते थे। मैं और उनका बेटा प्रशांत, हम दोनों हम उम्र थे। प्रशांत इस शहर के नामी स्कूल में पढ़ने जाता और मैं एक छोटी सरकारी स्कूल में जाती थी। सब बहुत अच्छा चल रहा था। देखते ही देखते मैंने 12वीं की परीक्षा भी पास कर ली और कॉलेज में आ गई। पर अब मेरी माँ थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। अब वो पहले जितना काम नहीं कर पाती थी, इसलिए मैं उनका काम में हाथ बटाने लगी। तो धीरे धीरे करके मेरी पढ़ाई भी छूट गई और एक दिन ऐसा आया कि मेरी माँ मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़कर चली गई। अब क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? रिश्तेदारों के नाम पर गांव में बस मामा मामी ही रहते थे और मेरी मामी तो पहले से ही हम दोनों माँ बेटियों को पसंद नहीं करती थी। कहीं जाने का रास्ता नहीं सूझा तो मैंने सुमित्रा आंटी से पूछा कि क्या मैं यहाँ काम कर सकती हूँ। इस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, वैसे भी इस उम्र में मुझसे ये सब काम नहीं होंगे और मुझे एक केयर टेकर की तो ज़रूरत होगी ही, तो किसी और को रखने से अच्छा है कि मैं तुमको ही रहने दूँ। तो उन्होंने मुझे अपने घर में ही आसरा दे दिया। कुछ सालों के बाद प्रशांत की पढ़ाई पूरी हो गई और वो नौकरी करने विदेश चला गया। अब बस घर में हम 3 ही लोग रहते थे। सुमित्रा आंटी बहुत अच्छी थी। आश्रय के साथ साथ मुझे पैसे और खाना भी देती थी। तो अब मैंने भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बारे में सोचा। खाली समय में पढ़ाई करती 2 साल निकल गए। इस बीच प्रशांत विदेश से सिर्फ 2 बार ही घर आया था। पर इस बार प्रशांत को विदेश आए 1 महीना हो गया था और अब तक वो विदेश नहीं गया था। एक दिन अचानक ही सुमित्रा आंटी ने मुझसे पूछा, रवीना, क्या तुम प्रशांत से शादी करोगी? उनके इस सवाल से मैं हैरान हो गई। तो मैंने कहा, आंटी जी, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ और आपके घर में काम करती हूँ। इस पर सुमित्रा आंटी ने कहा, बेटी, मुझे प्रशांत के लिए एक समझदार लड़की चाहिए जो इस घर को संभाल सके और प्रशांत का ध्यान रख सके। इसलिए मुझे तुमसे अच्छी कोई नहीं लगती। वैसे कोई जल्दी नहीं है, सोचकर बता देना। मेरे लिए ये फैसला बहुत कठिन था क्योंकि उनका ये प्रस्ताव मुझे हैरान कर रहा था। पर मैं आंटी और प्रशांत को बचपन से जानती थी, इसलिए मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि ये मेरे लिए एक सपने से कम ना था। मेरी और प्रशांत की शादी का दिन तय हो गया। सुमित्रा आंटी ने कहा कि शादी में सिर्फ घर के लोग ही होंगे और शादी मंदिर में साधारण तरीके से करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी ये कहे कि नौकरानी को बहू बना रही है, जिससे किसी का भी दिल दुखे। शादी का दिन आ गया और मैं प्रशांत की पत्नी और इस घर की बहू बन गई थी।
सब सपना ही था। मैं बहुत खुश थी, सब मेरा ध्यान रखते। प्रशांत भी मुझे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता। पर बस एक अजीब सी बात थी जो मुझे परेशान कर रही थी। शादी के बाद से प्रशांत और सुमित्रा आंटी दोनों ही बच्चे के लिए जल्दी करने लगे और मैं शादी के 2 महीने बाद ही प्रेग्नेंट हो गई। सब मेरा बहुत ध्यान रखते थे। इस बीच प्रशांत 2-3 बार विदेश भी गया। खैर, ऐसे ही दिन बीतते गए और 9वें महीने मैंने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे को देखकर मैं बहुत खुश हुई, पर यह खुशी थोड़े ही दिन रही, क्योंकि अब घर में सबका व्यवहार बदलने लगा था। प्रशांत अब मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था और प्रशांत का मूड खराब देख सुमित्रा आंटी भी मुझे बात बात पर खरी खोटी सुनाती रहती। ऐसे ही 4-5 महीने बीत गए। फिर एक दिन अचानक से प्रशांत ने कहा कि मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये सुनकर मैं हैरान हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। सुमित्रा आंटी भी पास में ही खड़ी थी, पर वो कुछ नहीं बोली। ऐसे ही करते करते साल भर में तलाक हो गया और मेरा बेटा मुझे ना देकर प्रशांत को दे दिया गया, क्योंकि मैं तो खुद का ही पेट पालने में असमर्थ थी। मैं उनके सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। वैसे भी गरीब की कौन सुनता है। मुझे घर से निकाल दिया गया। अब मेरे पास गांव जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए मैं दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे को छोड़ गांव में मामा मामी के पास चली गई। गांव में भी मामी ने बहुत बातें सुनाई और बोली, यहाँ आ तो गई है, पर कुछ दिनों में अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढ लेना। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह पा रही थी। ऊपर से मामी के ताने सुन सुनकर थक चुकी थी। एक तो पूरे दिन घर का काम करवाती, फिर भी खाना देते रोती थी। ऊपर से बेटे की याद बार बार सताती रहती कि वो अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा। और वैसे भी मुझे मामी के घर में भी कोई सुख तो था नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार प्रशांत से बात कर लेती हूँ कि मुझे पत्नी के रूप में ना सही, पर एक नौकरानी की हैसियत से ही मुझे इस घर में रहने दे, जिससे मैं अपने बच्चे के पास रह सकूं। बस यही सब सोचकर मैं यहाँ प्रशांत से बात करने आई थी। उसकी बातें सुनकर मनोरमा देवी की आंखें नम हो गई। फिर रवीना ने अपने सूटकेस में से एक फ़ोटो निकालकर मनोरमा देवी को दिखाई, जिसमें रवीना, प्रशांत और उनका बेटा था। फ़ोटो को दिखाते हुए रवीना की आंखें नम हो आई और बोली, मेरे पास बस यही एक फ़ोटो है। इस फ़ोटो में अपने बेटे को देखकर मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मनोरमा देवी सोचने लगी कि ऐसा कोई किसी के साथ भला कैसे कर सकता है। फ़ोटो वापस अपने सूटकेस में रख रवीना बोली, अच्छा आंटी मैं चलती हूँ। तो मनोरमा देवी कहने लगी कि जब कोई ठिकाना ही नहीं है तो फिर कहाँ जाओगी। वैसे मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे पास समय नहीं होता, इसलिए मुझे कोई घर की देखभाल करने वाली और खाना बनाने के लिए चाहिए। क्या तुम करोगी? रवीना मनोरमा देवी का धन्यवाद करते हुए काम के लिए हाँ कह देती है। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। अब रवीना भी मनोरमा देवी के परिवार का हिस्सा बन गई थी। एक दिन मनोरमा देवी ने अस्पताल रिसेप्शन पर एक आदमी को अपना नाम प्रशांत कहते हुए सुना। उसने जब देखा तो वो पहचान गई। अरे ये तो वही सुमित्रा जी का बेटा प्रशांत है, जिसने हमें घर बेचा था। तभी वो उसके पास आई और बातें करने लगी कि तुम तो घर बेचकर विदेश चले गए थे ना, तो अब यहाँ कैसे? तभी प्रशांत बोला कि अब हम वापस यहाँ इसी शहर में आ गए हैं और दूसरा घर भी खरीद लिया है। तो डॉक्टर मनोरमा देवी ने कहा कि चलो अच्छी बात है, पर क्या अपने घर को दोबारा देखने नहीं आओगे? कल शाम को अपने पूरे परिवार को लेकर मेरे घर में खाने पर आ जाना। अगर आप आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो प्रशांत भी खुश होते हुए बोला, अरे ज़रूर आएंगे आंटी जी, बहुत दिन हो गए उस घर को देखे हुए, बहुत सी यादें जुड़ी हैं उस घर से हमारी। शाम को मनोरमा देवी घर आ गई, पर रवीना को उन लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया। बस इतना कहा कि कल शाम को कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसलिए कुछ अच्छा सा खाना बना लेना। अगले दिन शाम को प्रशांत और उसका परिवार मनोरमा देवी के घर खाने पर आ गई, तो मनोरमा देवी उन्हें सोफे पर बैठने के लिए कह देती है। इतने में सुमित्रा जी घर को देखकर बोली,
कि आज तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। बहुत दिन हो गए इस घर को देखे हुए। अरे तो सुमित्रा जी, आपने गलती की। जब आप विदेश से वापस आ ही गए थे तो अपना घर देखने तो आना ही चाहिए था ना, मनोरमा देवी ने कहा। तो सुमित्रा जी बोली, कैसे आती मनोरमा जी, जब ये घर मेरा रहा ही नहीं। अरे कैसी बातें कर रही हो सुमित्रा बहन, यह घर आपका ही है। जब दिल चाहे तब आप यहाँ आ सकती हो। इतना कहकर मनोरमा देवी रवीना को आवाज़ लगाती है कि रवीना, जरा पानी तो लेकर आना। रवीना नाम सुनते ही प्रशांत और उसकी माँ सुमित्रा जी एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। इतने में रवीना पानी लेकर आई और सामने उन लोगों को बैठा देखा तो चौंक गई। उसने अपने बेटे की तरफ देखा और दौड़कर उसे गले से लगाकर बहुत रोई। तो मनोरमा देवी रवीना को चुप कराते हुए उन सबको गुस्से से बोली कि आप सबको सीधी सादी लड़की जो कि आपके परिवार का ही हिस्सा थी, उसको उसके बच्चे से दूर करते हुए शर्म नहीं आई। तभी प्रशांत रवीना की ओर देखते हुए बोला कि आंटी जी, मैंने रवीना को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर रवीना कहीं नहीं मिली। तो मनोरमा देवी कहने लगी कि क्यों झूठी सफाई दे रहे हो। अरे जब ढूंढते ही तो तुम लोग उस बेचारे को घर से ही नहीं निकालते। तभी प्रशांत बताने लगा कि मैं जब नौकरी के लिए विदेश गया था तो मेरी मुलाकात अपनी कंपनी में काम करने वाली एक विदेशी लड़की सविता से हो गई थी। मैं और सविता एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, पर जब घर में बताया तो माँ पिताजी ने शादी के लिए मना कर दिया। फिर मैंने सविता से शादी कर ली, पर मैंने घर पर मम्मी पापा को नहीं बताया। कुछ समय बाद पता चला कि सविता माँ नहीं बन सकती, तो मैं थोड़ा निराश हो गया और हम दोनों के बीच अनबन रहने लगी। हमने एक दूसरे को छोड़ने का फैसला किया। जब मैं घर आया तो बहुत गुमसुम सा रहने लगा था, क्योंकि ये सब बातें मैं घर पर नहीं बता पा रहा था। फिर एक दिन मम्मी पापा ने मुझे बहुत समझाया और रवीना से शादी करने को कहा, तो मैं भी मान गया। मैंने सोचा कि अब मैं विदेश कभी नहीं जाऊंगा, यहीं रहकर कोई नौकरी ढूंढ लूँगा और एक नई जिंदगी की शुरुआत करूँगा। पर शादी के कुछ समय बाद ही एक दिन अचानक सविता का फ़ोन आया और वह मुझे मनाने लगी, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने लगी। तो मेरा भी झुकाव फिर से सविता की तरफ बढ़ने लगा। फिर चिंटू के पैदा होने के बाद मैं छोटी छोटी बातों पर रवीना से झगड़ा करने लगा। मम्मी पापा को भी छोटी छोटी बातों पर सविता के खिलाफ भड़काने लगा ताकि मैं सविता के पास फिर से जा सकूं। ऐसे करते करते मैंने रवीना से तलाक ले लिया। मैं ये जानता था कि तलाक के बाद चिंटू मेरे पास ही रहेगा और मुझे सविता के साथ साथ बच्चा भी मिल जाएगा। फिर मैं सविता को तलाक देकर मम्मी पापा और चिंटू को लेकर विदेश चला गया। यह सब सुनने के बाद रवीना सुमित्रा जी से बोली कि सुमित्रा आंटी, आप तो मुझे अपनी बेटी की जैसी मानती थी, फिर आपने प्रशांत का साथ क्यों दिया। तो सुमित्रा जी कहने लगी कि जब प्रशांत विदेश से कुछ दिनों के लिए घर आया था तो बड़ा ही गुमसुम सा रहता था, तो हमें लगा कि हमने उस विदेशी सविता से शादी करने के लिए मना कर दिया, इसलिए ऐसे गुमसुम रहता है। तो हमने सोचा कि कोई अच्छी सी लड़की देखकर इसके शादी कर देते हैं ताकि ये उस सविता को भूल जाए। हमने इसे बहुत सी तस्वीरें दिखाई पर इसने हमें मना कर दिया। पर जब भी मैं प्रशांत को तुमसे बात करते देखती तो लगता कि तुमसे बात करके प्रशांत बहुत खुश रहता है और तुम प्रशांत को बचपन से जानती हो और हम सब भी तुझे जानते हैं, इसलिए मैंने तेरी शादी प्रशांत से करवा दी। पर मैं ये नहीं जानती थी कि प्रशांत पहले से ही सविता के साथ शादी कर चुका है। पर चिंटू के पैदा होने के कुछ दिनों बाद प्रशांत परेशान रहने लगा। एक दिन मैंने उसे फ़ोन पर बातें करते हुए सुना कि मैं कुछ दिनों में विदेश आ जाऊंगा। तब मुझे शक हुआ। फिर मेरे और तुम्हारे अंकल जी के लाख पूछने के बाद प्रशांत ने हमें बताया कि वो सविता से पहले ही शादी कर चुका था और अब वो चिंटू को लेकर वापस सविता के पास विदेश जाना चाहता है। हमने प्रशांत को बहुत समझाया पर वो नहीं माना और हमें भी अपने साथ ले जाने के लिए जिद करने लगा। हम अपने बेटे और पोते के बिना कैसे रहेंगे। बस इसी कारण हमें ना चाहते हुए भी प्रशांत का साथ देना पड़ा और उसके साथ विदेश चले गए। कहते कहते सुमित्रा जी रवीना से माफ़ी मांगने लगी। तभी डॉक्टर मनोरमा देवी को शक हुआ और उन्होंने पूछा, तो फिर आप सभी विदेश से वापस क्यों आ गए।
और सविता कहाँ है और प्रशांत रवीना को क्यों ढूंढ रहा था। तभी प्रशांत बोला कि जब हम वहाँ गए तो सविता के घर पर ही रहने लगे थे। कुछ दिन तो सब कुछ अच्छा चला, फिर मम्मी पापा और चिंटू के लिए उसका व्यवहार बदलने लगा और कहने लगी कि वो इन सब के साथ नहीं रहना चाहती। धीरे धीरे उसे हम सबसे कोई मतलब नहीं रहा। चिंटू पर भी इस माहौल का बुरा असर हो रहा था और मम्मी पापा भी इस माहौल में नहीं रह पा रहे थे। जब सविता से मैंने इस बारे में बात की तो बात बिगड़ गई और वो कहने लगी कि अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो तुम इन सबको लेकर यहाँ से निकल जाओ। फिर हमने फैसला किया और वापस यहाँ आ गई। यहाँ आकर मैंने रवीना को बहुत ढूंढा, यहाँ तक कि रवीना के गांव में मामा मामी के घर भी गया, पर किसी को कुछ पता नहीं था कि रवीना कहाँ है। कहते हुए प्रशांत रवीना के सामने हाथ जोड़कर बोला, हम सबको माफ़ कर दो रवीना और अपने घर चलो। तो रवीना बोली, अपना घर होता तो आप लोग मुझे घर से निकालते ही नहीं। कहकर वो चुप हो गई। तभी डॉक्टर मनोरमा देवी बोली, रवीना, मैंने तुम्हें अपने बच्चे के लिए बहुत रोते हुए देखा है। उसे माँ और पापा दोनों की ज़रूरत है, इसलिए चली जाओ बेटी। कुछ देर सोचने के बाद रवीना बोली कि मैं उस घर में एक पत्नी और एक बहू के रूप में नहीं जाऊंगी। मैं बस अपने बेटे के लिए जाऊंगी और एक माँ का फर्ज निभाने जाऊंगी। अगर आप सबको मंजूर हैं तो मैं चलने को तैयार हूँ। तभी सुमित्रा जी बोली, बहू जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, बस तुम यहाँ से हमारे साथ चलो। ये देखकर डॉक्टर मनोरमा देवी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, जाओ रवीना, अपने बेटे के साथ जाओ और ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें अलविदा कर दिया। ये घर भी तुम्हारा ही है, जब तुम्हारा मन करे तब मुझसे मिलने आ जाना। डॉक्टर मनोरमा देवी की बात मानकर रवीना उनके साथ वापस चली गई और अपने बेटे के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।